नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी की क्लास 6 के साइंस के बुक को हम कवर कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने चैप्टर नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम अपने दैनिक जीवन में जो पृथक्करण की विधियां हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। पृथक्करण करने का कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी मिश्रण से उसके अवयवों को अलग करना। तो इसको हम पृथक्करण कहते हैं। तो किसी भी मिश्रण से उसके अवयवों को किन किन विधियों से अलग किया जाता है और ये मिश्रण के प्रकार पर भी निर्भर करता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये समझना है कि आखिरकार हमें इन पृथक्करण की विधियों की जरूरत क्यों है। तो देखिए, कई ऐसे मिश्रण होते हैं जिनमें अशुद्धियां होती है, तो उस मिश्रण से अशुद्धियों को अलग करने के लिए हमें पृथक्करण की विधियों की जरूरत पड़ती है। फिर मिश्रण के जो अलग अलग अवयव हैं, उन अवयवों को अलग करने के लिए भी हमें पृथक्करण की विधियों की जरूरत पड़ती है। और साथ ही साथ इन विधियों के माध्यम से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना सकते हैं। इसलिए हमें इन विधियों की जरूरत पड़ती है, जिनके माध्यम से हम अपने जरूरत की चीजों को मिश्रण से अलग कर लेते हैं या मिश्रण से अशुद्धि को अलग कर लेते हैं और अपने जीवन को आसान बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये समझा कि हमें इन विधियों की जरूरत क्यों है। अब आपको इस चैप्टर में जितनी भी विधियां बताई गई हैं, उन विधियों को मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही आसान भाषा में। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली विधि जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो है आपका हस्तचयन, यानी हाथों से चुनना। तो हाथों से चुनने की जो विधियां है, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही पहले से हमारे जीवन में चली आ रही है। जैसे जब भी किसी मिश्रण में जो अशुद्धि होती है उसका कण बड़ा हो और उस अशुद्धि की मात्रा कम हो, तो हम इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि किसी भी मिश्रण में जब अशुद्धि का कण बड़ा हो और मिश्रण की अशुद्धि की मात्रा कम हो, तो हम उस मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए हस्तचयन की विधि अपना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप समझिए, आपके घर में चावल आता है। अब तो खैर पॉलिश चावल आने लग गए हैं। आज से जब आप 10 साल पीछे जाएंगे तो पहले जब आप देखेंगे, तो घर में जब आपके चावल बनता होगा, तो अक्सर जो घर की महिलाएं हैं, उस चावल को एक बड़े से बर्तन में पहले रखा जाता था और उस चावल में से छोटे छोटे कंकड़ों को हाथ से चुन के निकाला जाता था, ताकि वो कंकड़ आपके चावल में जब वो पक जाए तो ना रहे। तो चावल से कंकड़ निकालना, ये पहले हस्तचयन की विधि में आता था। तो पहली विधि है हस्तचयन, जो कि एक बहुत ही सामान्य विधि है। अब इसकी अपनी सीमाएं हैं, ठीक बात है। हस्तचयन से आपको सारी की सारी अशुद्धियां निकल जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ठीक बात है। तो हस्तचयन विधि हमने समझा। अगली विधि जिसके बारे में आपको इस चैप्टर में बताया गया है, वो है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है दोस्तों, समझिएगा। थ्रेशिंग का मतलब होता है कि अनाज की बालियों से जब हम अनाज के दाने को अलग करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम थ्रेशिंग कहते हैं। अब देखिए, थ्रेशिंग पारंपरिक तरीके से भी होता है और थ्रेशिंग अब आधुनिक समय में मशीनों के द्वारा भी किया जाता है। पारंपरिक तरीकों की अगर हम बात करें, तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब गेहूं अपने खेत से कट जाता है, तो उसके बाद किसान उस गेहूं के गठरे को एक ऐसे लगा देते हैं, चौकी लगा के, फिर उस चौकी के ऊपर इसको जोर जोर से पटकते हैं, ताकि जो गेहूं की बालियां हैं, उस बालियों में से गेहूं के दाने अलग हो जाएं और वो फिर टूट कर वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये पारंपरिक तरीका है। दूसरा तरीका जो है, वो अनाज की बालियों से अनाज को अलग करने का, वो है थ्रेशर नामक मशीन के द्वारा। अब ये मशीन क्या करती है, इस मशीन में अनाज की बालियों को डाला जाता है। ये मशीन उस अनाज की बालियों को, एक तो उससे दानों को अलग कर देती है, और दूसरी चीज ये करती है कि जो अनाज की बालियां हैं उसको भूसे में ये कन्वर्ट कर देती है, ठीक बात है। और इस भूसे को भी अनाज के दाने से बिल्कुल अलग कर देती है। तो ये इस तरीके से आप देखेंगे, जो थ्रेशर मशीन होता है, ये थ्रेशिंग तो करता ही है, यानी कि अनाज की बालियों से अनाज के दाने को तो अलग करता ही है, साथ ही साथ ओसाई का भी काम करता है। ओसाई क्या होता है, अगले टॉपिक में हम समझते हैं। देखिए, जब भी किसी मिश्रण के भारी अवयवों को उसके हल्के अवयवों को हवा की गति का उपयोग कर अलग करते हैं, तो हम इस विधि को ओसाई कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे, पुराने समय में जब गेहूं के दाने निकाले जाते थे, तो उसमें बहुत सारे जो भूसे होते थे, वो गेहूं के दाने के साथ चिपके रहते थे। अब आप देखेंगे, जो गेहूं के दानों में और उसके भूसे में किसका अंतर है, भारीपन का अंतर है। दाना जो है वो भारी होता है और जो भूसा होता है वो हल्का होता है। तो पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, सूप नाम के एक ऐसे बर्तन होता था लकड़ी का, इसमें अनाज को डालते थे और फिर एक ऊंचाई पर जाके पंखा चला के इस बर्तन से उस दाने को नीचे गिराते थे। उस हवा की मदद से क्या होता था, आप देखेंगे जो भारी दाना होता था, वो जहां पे
ये एक्टिविटी करी जाती थी, उसके पास में ये दाना यहाँ पे गिर जाता था और इसके अंदर का भूसा जो है वो हवा की गति से उड़कर थोड़ी दूर में इकट्ठा हो जाता था। इस तरीके से यहाँ पे एक आदमी होता था, इस आदमी के हाथ में एक सूप होता था और ये सूप से ऐसे दाने को गिराता था, तो दाना तो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता था और इधर एक पंखा लगा दिया, तो इस पंखे की हवा की गति के कारण दाने यहीं पे रह जाते थे और इस दाने के अंदर जो भूसे हैं वो भूसा उड़ के आगे दूसरी जगह पे जाके इकट्ठा हो जाता था। तो इस प्रोसेस को हम ओसाई कहते हैं, इसको इंग्लिश में विनोइंग कहते हैं। ठीक बात है। तो विनोइंग करने के लिए ये जरूरी है कि जो मिश्रण के अवयव हैं उसमें से एक अवयव भारी हो और दूसरा हल्का हो, इतना हल्का कि वो हवा की गति से मूव कर जाए, हवा की गति से एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाए। तो ओसाई का इस्तेमाल हम गेहूं से भूसे को अलग करने के लिए भी करते हैं, हम मक्के के दाने से उसके भूसे को अलग करने के लिए भी करते हैं, तो ये ओसाई है। और जो मैंने आपको बताया कि थ्रेशर मशीन जो है वो क्या करता है, थ्रेशिंग और ओसाई दोनों काम करता है। थ्रेशिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अनाज की बालियों से अनाज के दाने को अलग करने की विधि है। और ओसाई क्या है, ओसाई अनाज के दाने में जो भूसे रह जाते हैं तो अनाज के दाने को और भूसे को अलग करने की विधि है हवा की गति के माध्यम से। जो अलग किया जाता है वो हवा की गति के माध्यम से किया जाता है, तो इस विधि को हम ओसाई कहते हैं, इंग्लिश में इसको विनोइंग कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली जो विधि है दोस्तों, अगली विधि है चालन। चालन क्या होता है, देखिए अगर किसी मिश्रण में जो उसके अवयव हैं तो इन अवयव के कणों के आकार अलग अलग हैं। ये एक मिश्रण है, इसके अंदर में एक कोई कण इतना बड़ा है, कोई कण छोटा छोटा है। तो अगर किसी मिश्रण के कणों के आकार में भिन्नता है तो हम चालन विधि का उपयोग करके उस मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जब आप देखते होंगे घर में मम्मी को आटा चालते हुए, तो देखते होंगे आप कि उसमें से जो आटा होता है वो आटा तो आपके बर्तन में आके नीचे गिर जाता है, लेकिन उस आटे में जो चोकर होता है या जो बड़े बड़े दाने होते हैं जिसको भूसी भी कहते हैं, तो वो भूसी आपका जो चलनी होता है उसी चलनी में यहाँ पे इकट्ठा रह जाता है और जो आटा होता है वो नीचे आके बर्तन में इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरीके से आटे से चोकर या भूसी को अलग करने के लिए हम चालन विधि का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे अगर कहीं आपका जब घर बना होगा तो वहां पे जो मिस्त्री काम करते हैं वो क्या करते हैं, बालू से कंकड़ को अलग करने के लिए इस चालन विधि का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास भी एक चालनी होती है, उस चालनी में वो बालू को डालते हैं और डालने के बाद उसको जोर जोर से हिलाते हैं। तो बालू में जो कंकड़ होते हैं जिसके कणों का आकार बड़ा होता है ना, और बालू के कणों का आकार छोटा होता है, तो उस चालनी से होकर बालू नीचे इकट्ठा हो जाता है और उस चालनी में छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं जो कि जिसका इस्तेमाल हमारे घर के मरम्मत के कामों में नहीं हो सकता है, घर बनाने के कामों में नहीं हो सकता है, वो कंकड़ बाहर उसी चालनी में ऊपर में इकट्ठा रह जाते हैं। तो ये है चालन। चालन के लिए आपको ध्यान में रखना है कि मिश्रण के कणों के आकार में भिन्नता होनी चाहिए। ठीक बात है। अगले हम अपने विधि पे बढ़ते हैं। अगली विधि है वाष्पन यानी इवेपोरेशन। देखिए इवेपोरेशन का जो इस्तेमाल है वो सबसे ज्यादा समुद्र के जल से नमक को निकालने में होता है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में मिश्रण का एक अवयव जल होना जरूरी है, तो भी जाके हम इस इवेपोरेशन की विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग जो द्रव होते हैं इनके अलग अलग क्वथनांक होते हैं। ठीक, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस हम आसानी से तापमान जनरेट कर पाते हैं। तो समुद्र के जल से नमक को अलग करने की विधि क्या है, इवेपोरेशन है, वाष्पन है। ठीक बात है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगली विधि है सेडिमेंटेशन यानी अवसादन। देखिए एक ऐसा मिश्रण जिसमें एक ठोस है और एक द्रव है, तो इसके मिश्रण में जो ठोस है जाहिर सी बात है कि जो भारी पदार्थ है वो नीचे बैठ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक ग्लास के अंदर ये मान लीजिए पानी है और इस पानी में छोटे छोटे कंकड़ है, छोटे छोटे बालू के कंकड़ हैं, तो इसको अगर आप जोर से हिलाएंगे तो ये जो बालू का कंकड़ है वो आपको इस ग्लास के अंदर नीचे तली में बैठता हुआ दिखेगा और जो पानी है वो पानी ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं अवसादन। अवसादन का मतलब इन्हीं बालू के भारी पदार्थों का, भारी कणों का नीचे आकर बैठ जाना ही अवसादन कहलाता है। ठीक बात है। अब जब अवसादन का प्रोसेस होता है तो अवसादन के प्रोसेस के बाद आपको उसी से जुड़ता हुआ एक और विधि दिखती है जिसको हम निस्तारण कहते हैं या डिकंटेशन कहते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि जब ग्लास के अंदर पानी में छोटे छोटे जो भारी पदार्थ होते हैं उनको हिलाने पे क्या होता है, वो नीचे अवसादित हो जाते हैं। तो अवसादन की प्रक्रिया के बाद ऊपर में आपको जल देखने को मिलेगा और नीचे में अशुद्धियां देखने को मिलती है। तो ऊपर के जल को बर्तन को तिरछा करके हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निस्तारण।
यानी ठोस पदार्थ के अवसादन के पश्चात बर्तन को तिरछा कर उस द्रव को बाहर निकाल लेना ही क्या कहलाता है? निस्तारण कहलाता है, डिकंटेशन कहलाता है। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रोसेस है दोस्तों वो है निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन। अब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें हम फिल्टर करते हैं। देखिए, जब भी किसी द्रव युक्त मिश्रण में कोई ठोस अशुद्धि हो और उस अशुद्धि का कण बड़ा हो, तो हम फिल्ट्रेशन की विधि का इस्तेमाल करके उस अशुद्धि को अलग कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा जब हम चाय पीते हैं। चाय पीने के टाइम हम क्या करते हैं? चाय से पत्तियों को अलग करने के लिए हम एक छन्नी का इस्तेमाल करते हैं। इस छन्नी में नीचे जाली लगी होती है और इस जाली से होकर जो द्रव है वो द्रव तो नीचे आ जाता है हमारी ग्लास में, और जो पत्तियां होती है वो इस छन्नी में यहाँ पे जमा हो जाती है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि निस्यंदन के बाद भी जिस द्रव को हमने निकाला है वो द्रव गंदा रह जाता है। ठीक बात है। तो ऐसे स्थिति में हम निस्यंदन के लिए एक निस्यंदक यानी फिल्टर पत्र का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब देखिए, जो हमारे चाय की छन्नी होती है, ये जो छन्नी है, इसमें जो जाली लगी होती है उसके छिद्र बड़े बड़े होते हैं। फिल्टर पत्र में आप देखेंगे, ये जो फिल्टर पत्र जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इस फिल्टर पत्र में आप देखेंगे इसके जो छिद्र होते हैं वो इस छलनी की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ये एक पेपर टाइप का होता है। इस पेपर में बहुत छोटे-छोटे छेद होते हैं, जिनसे होके बहुत छोटे-छोटे अशुद्धि के कण भी पास नहीं कर पाते। तो इस फ़िल्टर पेपर से होके जो द्रव है, वो तो नीचे पास कर जाता है, दूसरे बर्तन में इकट्ठा हो जाता है, लेकिन जो अशुद्धियाँ हैं, वो इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर में आपको देखने को मिलेगा। ऊपर में इस पेपर के ऊपर में ये इकट्ठा हो जाती है। तो हम फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल करके निस्यंदन विधि से भी किसी भी द्रव से अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। अब ये जो फ़िल्टर पेपर है, इसके अलावा आप देखेंगे निस्यंदक के रूप में यानी कि फ़िल्टर के रूप में हम कभी-कभी कपास को भी यूज़ करते हैं, चारकोल को भी यूज़ करते हैं, रेत को भी यूज़ करते हैं। तो फ़िल्टर पत्र के अतिरिक्त ये सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसका उपयोग निस्यंदक के रूप में किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक बात है? अब हम किस मिश्रण के लिए किस निस्यंदक का चुनाव करें, ये डिपेंड करता है कि उस मिश्रण में जो सामग्री है, जो अशुद्धि है, उसके कणों का आकार क्या है। अब मैंने आपको बताया कि पानी में बहुत सारी अशुद्धि घुली होती है। अगर पानी में इन अशुद्धि का कण बड़ा-बड़ा है, तो हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, किसी भी छन्नी से इस अशुद्धि को छान सकते हैं। लेकिन अगर ये अशुद्धियाँ बहुत छोटे-छोटे कण वाली है, तो हमें फ़िल्टर पेपर का यूज़ करना पड़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है। तो अशुद्धि के कणों का आकार कैसा है, ये निर्धारित करता है कि हम किस फ़िल्टर का इस्तेमाल करेंगे। हम किसी छन्नी का इस्तेमाल करेंगे या किसी फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगली जो विधि है दोस्तों, अगली विधि है मथना यानी कि चरनी। आपके घर में भी आपकी जो मम्मी है या फिर आपके घर की जो महिलाएँ हैं, वो दही से मक्खन ज़रूर निकालती होंगी, दही से घी ज़रूर बनाती होंगी। तो दही से मक्खन निकालने की जो विधि है, हम उसको चर्निंग कहते हैं या मथना कहते हैं। इस विधि का एक और नाम क्या है? अपकेंद्रन यानी कि सेंट्रीफ्यूगन, माफ़ कीजिएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक बात है? इसपे होता क्या है देखिए, एक बर्तन में दही को रखा जाता है और इसको ज़ोर-ज़ोर से ऐसे-ऐसे करके गोल-गोल घुमाया जाता है। किसी भी सर्कुलर मोशन वाली वस्तु पे दो तरीके के बल काम करते हैं, आपको ध्यान में रखना है। पहला होता है अभिकेंद्रीय बल और दूसरा होता है अपकेंद्रीय बल। एक को हम इंग्लिश में सेंट्रीपीटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपीटल फोर्स कहते हैं, और दूसरे को हम इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। देखिए, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। सेंट्रीपीटल फोर्स यानी कि जो अभिकेंद्रीय बल होता है, वो किसी भी घूमती हुई वस्तु के केंद्र की तरफ लगता है, ठीक है? मान लीजिए एक कोई वस्तु इस तरीके से ऐसे मूव कर रही है, इसका केंद्र यहाँ पे है, तो एक बल इस केंद्र की तरफ लगेगा और दूसरा बल इस केंद्र के बाहर की तरफ लगता है। तो इस वाले बल को जो अंदर की तरफ लगता है, हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और बाहर वाले बल को हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो दही से जो मक्खन निकालने की विधि है, उसमें दरअसल दही और मक्खन के घनत्व में जो अंतर है, ध्यान में रखना है आपको। घनत्व में जो अंतर है दही और मक्खन के, उसका इस्तेमाल करके दही से मक्खन निकाला जाता है। इसमें दरअसल होता यह है कि जब हम दही को जोर-जोर से घुमाते हैं तो मक्खन का घनत्व कम होने की वजह से ये क्या होता है, माफ कीजिएगा, अपकेंद्रीय बल के कारण ये बाहर की तरफ ऐसे इकट्ठा हो जाता है और उस फिर मक्खन को निकाल के हम ऊपर की तरफ देखते हैं, उसको निकाल के उससे हम घी निकालते हैं। तो दही से मक्खन निकालने की जो विधि है, हम उसको क्या कहते हैं? चर्निंग कहते हैं। इसको हिंदी में मथना कहते हैं, और इसका दूसरा जो नाम है वो है अपकेंद्रन यानी सेंट्रीफ्यूगेशन। और आज के सेशन का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण की जो विधि है दोस्तों, वो किसी मिश्रण से चुंबकीय पदार्थ को चुंबक की मदद से अलग करने की विधि है। मान लीजिए
कि कोई बढ़ई काम कर रहा है और बढ़ई के लकड़ी के ढेर में कोई कील, अगर मान लीजिए कि ये एक कील है, ये कील जो है इसमें छोटे छोटे कील इसमें जो है वो गिर गए। अब अगर इस लकड़ी के ढेर से, लकड़ी के भूसी के ढेर से अगर इन सारे कील को अलग करना है तो उनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में अगर हम किसी चुंबक को इस भूसी के ढेर के पास ले जाएंगे तो वो चुंबक इस लोहे की कील को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो चुंबकीय पृथक्करण की विधि में आपको सबसे ज्यादा जरूरी बात ये ध्यान में रखनी है कि मिश्रण का एक अवयव जो है वो चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए, तभी जाके वो पदार्थ चुंबक से आकर्षित होगा। चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं ये मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया हुआ है। ऐसे पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक बात है। तो चुंबकीय पृथक्करण एक और विधि है जो कि हम अपने दैनिक जीवन में रोज इस्तेमाल करते हैं किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी मिश्रण से अलग करने में। तो दोस्तों, इतनी सारी जो बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की, इतनी ही बातें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। इससे ज्यादा आपको इस चैप्टर से कुछ भी नहीं जानना, क्योंकि अगर आपने इतनी बातें याद कर ली तो आपकी यूपीएससी का जो बेस है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर आपका इंफॉर्मेशन बढ़ता रहेगा। चैप्टर बाय चैप्टर आपके कॉन्सेप्ट्स का जो डेप्थ है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। क्लास बाय क्लास आप 6 से जैसे जैसे 10th या 12th की तरफ बढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट का जो डेप्थ है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए इस चैप्टर में हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी जरूरी बातें हैं केवल मैं वही आपको बता रहा हूँ। उन सारी एक्टिविटीज को मैं इग्नोर कर रहा हूँ जो कि एक 6th क्लास के स्टूडेंट के लिए बनाई गई है। जाहिर सी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। सारी जो विधि मैंने आपके साथ डिस्कस की, ये सारी विधि आपको समझ में आई होगी और किस स्थिति में हम किन विधियों का इस्तेमाल करते हैं ये भी आपने सीखा होगा। मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर के साथ दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।